हमारे इस वीडियो में हम डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशंस लिखेंगे। डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। इसका मतलब है कि सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है s, तो ut भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और हाफ एटी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट शुड गिव अस डिस्प्लेसमेंट। पिछले वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि डायमेंशंस की मदद से हम चेक करते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस होने चाहिए और इसके पास भी डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस होने चाहिए। तो क्वेश्चन करते हैं, हमें दिखाना है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L। अब राइट हैंड साइड पे ut है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इनटू ये t है। t मतलब टाइम, तो ये t और ये t कट गया, इसका डायमेंशन भी L आ गया। अब हम निकालेंगे हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू, तो हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं होते। एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, और यहां पे टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, एल एल एल। इसका मतलब लेंथ का डायमेंशन प्लस लेंथ का डायमेंशन विल गिव मी लेंथ का डायमेंशन। तो क्योंकि ये तीनों यानी कि LHS, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये दोनों राइट हैंड साइड है। क्योंकि LHS के डायमेंशंस RHS से पूरी तरह से मैच हो गए, हम कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। Therefore the equation s equal to ut plus half at square is dimensionally consistent। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट जब कोई चीज होती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज फिजिकली भी कंसिस्टेंट हो। यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर डायमेंशनली तो कंसिस्टेंट है, पर कोई जरूरी नहीं कि सच में s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सही है। फिजिकली s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सही है, ये वेरीफाई करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है कि ये फिजिकली भी सही है। तो यहां पे एक डिसएडवांटेज भी आता है डायमेंशंस का, कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो वो फिजिकली कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये लिख दूं s इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, अगर ये इक्वेशन मैंने दे दिया तो s का जो डायमेंशन आएगा वो लेंथ आएगा, ut का डायमेंशन आएगा लेंथ, ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी आएगा लेंथ। पर क्या ये फिजिकली यानी सच में ये इक्वेशन करेक्ट है? देखो डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशन मैच हो गए, पर क्या ये सच में करेक्ट है? नहीं, सच में तो ये हाफ आना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये हाफ मिसिंग है। तो रियलिटी में ये रॉन्ग है, पर डायमेंशंस बोल रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां से हमें एक डिसएडवांटेज भी मिलता है डायमेंशंस का, और डिसएडवांटेज ये है कि एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो वो फिजिकली ट्रू है या नहीं हम नहीं बता सकते। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, फिजिकली ये फॉर्मूला सच है या गलत है नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट करके या किसी और प्रूफ से पता चलेगा। डायमेंशन से इसकी फिजिकल कंसिस्टेंसी का पता नहीं चलता, सिर्फ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का पता चलता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो है वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एल स्क्वायर t-2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड का पहला टर्म है यू स्क्वायर। यू मतलब वेलोसिटी, फिर से इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट हैंड साइड में दूसरा टर्म है 2as। तो 2 के तो डायमेंशंस नहीं होते। ए एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ, पर मतलब डिवाइड में है तो t-2, और s मतलब लेंथ, l इंटू एल, एल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं तीनों टर्म मैच हो गए, तो हम कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब इस तीसरे इक्वेशन का हमें कंसिस्टेंसी निकालना है। सपोज इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंट निकालना है। तो एलएचएस में है s मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसकी डायमेंशंस l होती है। फिर आरएचएस में है पहला टर्म ut, u मतलब मीटर पर सेकंड और इंटू t, और आरएचएस में दूसरा टर्म है हाफ ए टी। हाफ के डायमेंशंस नहीं होते। ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये टी, तो ये हो जाएगा LT-1। आप देख सकते हो ये दोनों तो मैच हो गए, पर ये टर्म मैच नहीं हुआ। क्योंकि सारे टर्म्स मैच नहीं हुए, तो मैं लिखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट। और चिल्ड्रन, अगर कोई चीज डायमेंशनली गलत प्रूव हो गई तो वो रियलिटी में भी गलत है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो फिजिकली रॉन्ग। अगर कोई चीज डायमेंशनली गलत प्रूव हो गई तो वो 100% गलत है, फिर वो किसी हाल में सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई चीज डायमेंशनली सही प्रूव हो गई तो वो चीज फिजिकली सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए, या एक रफ फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड का एक रफ फॉर्मूला हमें निकालना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए इसकी शुरुआत ऐसे होती है, लेट टाइम पीरियड बी इक्वल टू, अब किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास टू द पावर ए, फिर लेंथ टू द पावर बी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू द पावर सी। तो हमने अज्यूम कर लिया कि टाइम है मास टू द पावर ए, लेंथ टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। अब हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। देयरफॉर टी तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? m0 l0 t0 इक्वल टू मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन लेंथ। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर है तो ये एक्सीलरेशन, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर, क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है इसीलिए -2 टू द पावर सी। देयरफॉर m0 l0, यहाँ पे t1 होना चाहिए था, सॉरी, t1 इक्वल टू मास के पास कौन सी पावर है? a,
लेंथ के पास कौन सी पावर है, लेंथ के पास b भी है और लेंथ के पास c भी है। देखो यहाँ पे लेंथ के पास b है और लेंथ के पास c है, तो लेंथ के पास टोटल कितना है, b प्लस c। और टाइम के पास -2c है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। टाइम के पास है -2c। ओके, देयरफॉर अब देखो कंपेयर करते हैं। यहां पे m के पास 0 है, यहां पे m के पास a है, इसका मतलब a का वैल्यू 0 है। हमें a की वैल्यू मिल गई। अब ये देखो टाइम के पास -2c है और यहां टाइम के पास 1 है, इसका मतलब -2c इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू -12। c भी मिल गया। और b को कंपेयर करते हैं, अब लेंथ को कंपेयर करते हैं। b प्लस c का वैल्यू है 0, b प्लस c का वैल्यू है 0, देयरफॉर b c का वैल्यू है -12, तो b का वैल्यू आ जाएगा +12। अब हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, तो लास्ट में आपको ये लिखना है, देयरफॉर जो टाइम पीरियड है इट इज इक्वल्स टू k। यहां पे k कोई तो कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3, k कोई एक नंबर है, तो डायमेंशंस की मदद से हम इस नंबर का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए हम इसे k लिख देते हैं। फिर मास की पावर a थी, मास की पावर a तो 0 है, लेंथ की पावर b थी, तो लेंथ की पावर ½ है, और g की पावर c थी, c की वैल्यू -½ है। तो जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो है k टाइम्स, वेयर k इज सम कांस्टेंट, लेंथ, और g की पावर -½ है, तो मैं उसको नीचे लिखूंगा तो g की पावर +½ हो जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। असलियत में ये जो k होता है उसकी वैल्यू 2π होती है, पर डायमेंशंस की मदद से इस k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसे k लिख के छोड़ना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज t इक्वल टू सम कांस्टेंट, और हाफ के पावर को मैं बोल सकता हूं √L/g, तो t इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट √L/g, और वो सम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 2π। अगला क्वेश्चन, जो बॉयंट फोर्स है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो लेट बॉयंट फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, वॉल्यूम को मैं कैपिटल V लिख देता हूं, वॉल्यूम टू द पावर A, डेंसिटी को रो लिख देता हूं, डेंसिटी टू द पावर D, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर C। अब डायमेंशन लिखते हैं इसके। फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2, k तो कांस्टेंट है, डायमेंशन में नहीं आएगा। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा L³ टू द पावर A। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो मास अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन L³ आएगा, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मीटर यानी कि लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर टू द पावर C। ओके, देयरफॉर m1 l1 t-2 इक्वल टू, अब देखते हैं मास के पास क्या है। देखो मास के पास b है। अब देखते हैं लेंथ के पास क्या है। लेंथ के पास 3a है, -3b है और +c है, और टाइम के पास -2c है। अब करते हैं कंपेयर। यहां मास के पास 1 है, यहां मास के पास b है, यानी कि b का वैल्यू 1 है। टाइम के पास -2 है, टाइम के पास -2c है, मतलब -2 इज इक्वल्स टू -2c। इसका मतलब c का वैल्यू भी 1 है। यहां पे लेंथ के पास 1 है और यहां लेंथ के पास है 3a - 3b + c, देयरफॉर 1 इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू है 1, सॉरी a का वैल्यू पता नहीं, -3 इंटू b का वैल्यू है 1 + c का वैल्यू है 1।
तो ये कैंसिल कर देंगे, तो 3a इक्वल टू 3, ए का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो जो बॉयंट फोर्स है उसका वैल्यू आ जाएगा k टाइम्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चिल्ड्रन, जो रियलिटी में ये जो k होता है इसकी वैल्यू 1 होती है और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। तो ये रियलिटी में k की वैल्यू 1 होती है, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह से पता चलता है, या आप इसका थियोरेटिकल प्रूफ भी आप पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। फिलहाल के लिए ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला है जहां पे k कांस्टेंट है, रियलिटी में k का वैल्यू 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड एनर्जी। यानी मास का क्या वैल्यू होगा फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी के टर्म्स में। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी नए फंडामेंटल क्वांटिटीज बन गए तो मास का क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, यानी कि हमें मास का पता लगाना है फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी के टर्म्स में। तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे, लेट मास बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, फोर्स टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b, एनर्जी टू द पावर c। अब हम मास का डायमेंशन लिख लेते हैं। मास का डायमेंशन होता है m1 L0 T0। k का तो डायमेंशन नहीं होता। फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 टू द पावर a। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड टू द पावर b, और एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 टू द पावर c। ओके, तो अब हमने तीनों के डायमेंशन लिख लिए हैं। देयरफॉर m1 L0 20 इक्वल टू, देखते हैं मास के पास क्या क्या है। मास के पास एक a है और एक c है। अब देखते हैं लेंथ के पास क्या है। लेंथ के पास a है प्लस b है और 2c है। टाइम के पास -2a है, -b है और -2c है। अब कंपेयर करते हैं। देयरफॉर a प्लस c का वैल्यू है 1, a प्लस b प्लस 2c का वैल्यू है 0 और -2a -b -2c का वैल्यू है 0। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। इसके बाद ये क्वेश्चन प्योरली मैथमेटिकल हो जाता है। तो पहले यहां से मुझे पता चलेगा इस इक्वेशन से जो a की वैल्यू है वो है 1 - c। तो पहले इक्वेशन से मैंने a की वैल्यू निकाली, अब मैं इसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो दूसरे इक्वेशन में a की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 - c प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। देयरफॉर b 2c - c मुझे क्या देगा, प्लस c इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1। इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूं। इसमें भी a को पुट करेंगे हम, -2, a की जगह में 1 - c डालूंगा, -b -2c इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 2c माइनस b -2c इक्वल टू 0। तो ये और ये कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब अगर b की वैल्यू आ गई है तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस c इक्वल टू -1। देयरफॉर c इक्वल टू 1। c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर c की वैल्यू आ गई तो यहां पे a की वैल्यू आ जाएगी, a इज 1 - c यानी कि 1 - 1 0। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि जो मास है, मास कैन बी रिटन एज फोर्स टू द पावर 0, वेलोसिटी टू द पावर b मतलब -2 एंड एनर्जी टू द पावर c मतलब 1। तो ये बनेंगे मास के डायमेंशंस। So the mass is 0 in force,
-2 इन वेलोसिटी एंड 1 इन एनर्जी। अगर कल को फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी नए फंडामेंटल क्वांटिटी बन गए तो भी हमारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करना। चलो, लेकिन मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करने के लिए डायमेंशंस का इतना हेल्प नहीं लेता हूँ। मैं आपको एक अलग टेक्निक सिखाता हूँ। चिल्ड्रन, जब भी हम कभी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब भी हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे ही लिखते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 एक नंबर है, मीटर एक यूनिट है, 100 एक नंबर है, सेंटीमीटर एक यूनिट है। तो 1 इज ए नंबर, लेट मी रिप्रेजेंट दिस नंबर बाय n1। मीटर इज ए यूनिट, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय u1 इक्वल टू 100 एक नंबर है तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं n2 से, और सेंटीमीटर एक यूनिट है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं u2 से। तो जब भी हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से यानी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जब हम कन्वर्जन ट्राई करेंगे तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, नंबर इंटू सम यूनिट इक्वल टू सम अदर नंबर इंटू सम अदर यूनिट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम इस बेसिक कॉमन सेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। तो सपोज मान लेते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया कल की तारीख में, और मैंने SI यूनिट्स को पूरा चेंज कर दिया, और मैंने कहा कि आज से SI यूनिट्स बंद, आज से नई यूनिट्स चलेंगी, अंकित यूनिट्स। सो मैंने एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकाली, अंकित यूनिट्स। और अंकित यूनिट्स में मास को मेजर किया गया है, मास इज मेजर्ड इन मोदी, 1 मोदी इज 70 kg। लेंथ को मेजर किया गया है राहुल में, 1 राहुल इज 1.8 मीटर। और टाइम को मेजर किया गया है केजरीवाल में, 1 केजरीवाल इज 100 सेकेंड्स। यानी मैंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। आज हम केजी में मास मेजर करते हैं, मैंने बोला नहीं, आज हम मास केजी में नहीं, आज के बाद से हम मास केजी में मेजर नहीं करेंगे, आज के बाद से हम मास मेजर करेंगे मोदी में, और एक मोदी 70 kg है। आज के बाद हम लेंथ मीटर में मेजर नहीं करेंगे, आज के बाद हम लेंथ मेजर करेंगे राहुल में, एक राहुल में 1.8 मीटर है। और टाइम मेजर करेंगे केजरीवाल में, एक केजरीवाल में है 100 सेकेंड्स। फिर मैंने ये भी कहा कि अब फोर्स को न्यूटन में मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, हम फोर्स को मेजर करेंगे लालू में, तो फोर्स इज मेजर्ड इन लालू। तो क्वेश्चन है, एक लालू में कितने न्यूटन है, हाउ मेनी न्यूटन्स इन 1 लालू। तो यानी कि हमें कन्वर्जन करना है, एक न्यूटन में कितने लालू। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, फॉर्मूला लिख दिया। तो जो नंबर 1 है वो हमें नहीं पता, यूनिट 1 है न्यूटन। सो हाउ मेनी न्यूटन इज इक्वल्स टू, दूसरा नंबर है वो है 1, और जो दूसरी यूनिट है वो है लालू। हाउ मेनी न्यूटन इज इक्वल टू 1 लालू, हाउ मेनी न्यूटन इक्वल टू 1 लालू, ये क्वेश्चन है। अब हमें n1 निकालना है, तो देखो हम कैसे करेंगे। n1 को एज इट इज लिख दिया, न्यूटन को लिखा जाता है, न्यूटन होता है mlt -2, न्यूटन का डायमेंशन क्या है mlt -2। तो m मतलब केजी, l मतलब मीटर, t -2 मतलब डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे न्यूटन के डायमेंशन याद, न्यूटन मतलब फोर्स के डायमेंशन याद थे। फोर्स के डायमेंशन क्या है,
m1 l1 t माइनस टू, मतलब m l t माइनस टू, m मतलब kg, l मतलब मीटर, t माइनस टू मतलब डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू 1। अब यहां पे kg का यूज किया है हमने न्यूटन में, लालू में kg का यूज नहीं कर सकते। लालू में हमें kg की जगह लिखना पड़ेगा 1 मोदी। तो लालू में kg यूज नहीं करना है, kg की जगह नया चीज क्या डिफाइन हो गया, मोदी इनटू। अब मीटर का यूज नहीं करना है, मीटर की जगह यूज करना है राहुल का, तो मोदी इनटू राहुल डिवाइड बाय। अब सेकंड का यूज नहीं करना है, टाइम को सेकंड में मेजर नहीं कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं केजरीवाल में, तो नीचे लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय केजरीवाल द होल स्क्वायर। ओके, सो n1 इंटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू, मोदी में है 70 kg, राहुल में है 1.8 मीटर, और केजरीवाल में है 100 सेकेंड्स, लेकिन उसका स्क्वायर करना है, तो 100 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी से केजी कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। तो n1 की क्या वैल्यू हो गई, 70 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, मतलब 10000। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मैं n1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देयरफॉर n1 न्यूटन, मतलब इतने न्यूटन, 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 लालू। तो एक लालू में इतने न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो नया यूनिट ऑफ मास है, 1 यूनिट ऑफ मास इज 10 kg, वो 10 kg है। जो नया यूनिट ऑफ लेंथ है वो 100 मीटर है, और जो नया यूनिट ऑफ टाइम है वो 10 सेकेंड्स है। तो 8 जूल की क्या वैल्यू है नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, 8 जूल को कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, n1u1 इक्वल टू n2u2। n1 है 8, यूनिट 1 है जूल, n2 पता नहीं, u2 पता नहीं। तो 8 जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2। तो एनर्जी का डायमेंशन m की जगह kg लिख रहा हूं। L2 मतलब लेंथ स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू t-2, t-2 मतलब सेकेंड स्क्वायर नीचे, इज इक्वल्स टू n2। तो जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें मास को मेजर करना है 10 kg में। तो यहां पे मास मेजर नॉर्मल सिस्टम में होता है मास kg में मेजर, नए सिस्टम में मास किसमें मेजर हो रहा है, 10 kg में। तो kg की जगह यहां पे 10 kg। मीटर पुराने सिस्टम में मीटर का यूज होता है, नए सिस्टम में 100 मीटर का यूज होना है। तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन, पुराने में सेकंड्स होता है, नए वाले में 10 सेकंड्स है, तो 10 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर कट गया। सो 8 इक्वल टू n2 इंटू, ये 100 हो जाएगा, ये पावर कट जाएगी 1000। देयरफॉर n2 का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि जो 8 जूल है वो नए सिस्टम में हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, नए सिस्टम में मास को 100 kg मान लिया है, नॉर्मली 1 kg होता है पर यह 100 kg मान लिया है, लेंथ को 100 मीटर मान लिया है, 1 मीटर की जगह 100 मीटर, और टाइम को 1 सेकेंड मान लिया है। तो आज भी टाइम 1 सेकेंड है, नए सिस्टम में भी 1 सेकेंड है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा नए सिस्टम में, तो फोर्स का यूनिट पूछ रहा है। तो हमें पता है n1u1 इक्वल टू n2u2।
तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि 1 न्यूटन बराबर N2U2। फोर्स दिया है ना, तो मैंने 1 न्यूटन चूज कर लिया। सो 1 न्यूटन मतलब फोर्स के डायमेंशन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ML T-2। M मतलब केजी, L मतलब मीटर, T-2 मतलब सेकेंड स्क्वायर नीचे जाएगा, N2 पता नहीं। केजी की जगह नए सिस्टम में 100 केजी का यूज करना है, मीटर की जगह नए सिस्टम में 100 मीटर का यूज करना है, अपॉन टाइम की जगह सेकेंड ही रखना है। तो मीटर केजी सेकेंड स्क्वायर, मीटर केजी सेकेंड स्क्वायर कट गया। सो 1 इक्वल टू N2 इंटू 10⁻⁴। देयरफॉर N2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁻⁴। तो अब मैं लिख सकता हूं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यू यूनिट्स। नाउ चिल्ड्रन, क्या ये आंसर है 10⁻⁻⁴? इज दिस द आंसर? नो, दिस इज नॉट द आंसर। तो आप सोचिए आंसर क्या है। ये जो मैंने लिखा है एकदम सही है, पर 10⁻⁻⁴ आंसर नहीं है। क्यों? 10⁻⁻⁴ तो N2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 न्यूटन 10⁻⁻⁴ है न्यू यूनिट्स में। तो ये जो 10⁻⁻⁴ है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट के बारे में पूछा है, यानी न्यू यूनिट कितनी है वो आपको पता लगाना है। देयरफॉर 1 न्यूटन डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴ इज द न्यू यूनिट। तो जो नई यूनिट है वो हो जाएगा 10⁻⁴। ये आंसर है। So the new unit is 10⁻⁴ न्यूटन। अब ये डायमेंशन का हम एक MCQ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो आप चारों स्टेटमेंट्स देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 गड़बड़ है। अब देखते हैं क्यों। ऑप्शन 1 में लिखा है सारी क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट है उनके पास डायमेंशंस है। ये गलत क्यों है? चिल्ड्रन, इसका आंसर है एंगल। एंगल के पास यूनिट होती है। क्या यूनिट है एंगल की? रेडियन। और लेकिन एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं होता। एंगल का डायमेंशन होता है m0 l0 t0। तो एंगल एक ऐसी चीज है जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। ऑल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस हैव यूनिट्स। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन होगा तो उसके पास यूनिट्स भी होंगी। तीसरा स्टेटमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट्स हो सकती है पर हो सकता है कि उसके पास डायमेंशन ना हो। कौन सी है वो फिजिकल क्वांटिटी? एंगल। यहां पे मे वर्ड का मतलब है अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ऑप्शन सही है। तो क्या कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिसके पास यूनिट्स तो है पर डायमेंशन नहीं है? हाँ, ऐसा एग्जांपल है एंगल। सो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है, और इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जबकि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। चौथा स्टेटमेंट है द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, बिल्कुल सही है। नाउ चिल्ड्रन, ये कुछ डायमेंशंस के लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। डायमेंशंस का पहला लिमिटेशन है डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जो के आ रहा था बीच में वो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकलेगी। अगर कोई चीज 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो डायमेंशन की मदद नहीं ले सकते उनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए। फिर डायमेंशन से उसका आंसर नहीं आता। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है
तो वो फिजिकली इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और चौथा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल, वर्क का डायमेंशन होता है mL2T-2 और टॉर्क नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका भी डायमेंशन होता है mL2T-2। तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है पर उनके डायमेंशन सेम हो जाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, ये थियरी एग्जाम में आपको काम आएंगे, इन्हें आपको बाय हार्ट रखना है।